नमस्कार साथियों, आज हम यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा 2011 के भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें कि पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य ने संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया है? ए बिहार ने, बी छत्तीसगढ़ ने, सी उत्तर प्रदेश ने या डी उत्तराखंड ने? तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी कि उत्तराखंड ने। डी इज ए राइट आंसर। उत्तराखंड ने संस्कृत को द्वितीय राजभाषा बनाने का प्रस्ताव राज्य की विधानसभा ने आर्टिकल 345 के तहत पारित किया है। और आर्टिकल 345 क्या कहता है, इसके बारे में जानेंगे। किसी राज्य के विधानमंडल को उस राज्य की, आर्टिकल 345 कहता है कि किसी राज्य के विधानमंडल को उस राज्य में हिंदी या अन्य या एक या अधिक भाषाओं को कार्यालयों में अपनाने का अधिकार देता है। तो आर्टिकल 345 के तहत उत्तराखंड ने संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया। प्रश्न नंबर है दूसरा, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद के सृजन करने का प्रस्ताव करने की इजाजत मिलती है? ए आर्टिकल 168, बी आर्टिकल 169, सी आर्टिकल 170 या डी आर्टिकल 171? तो इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि आर्टिकल 169 के तहत विधानसभा को विधान परिषद के सृजन और समाप्ति की इजाज़त मिलती है यदि उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्य संख्या के बहुमत के द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की संख्या से कम दो तिहाई बहुमत के द्वारा अगर पारित कर दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि आर्टिकल 169 के तहत विधानसभा को विधान परिषद के सृजन और समाप्ति की इजाज़त मिलती है। प्रश्न नंबर है तीसरा, निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? ए भारत के महान्यायवादी को, बी भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को, सी भारत के मुख्य न्यायाधीश को या डी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को? तो इसका राइट आंसर होगा ए, यानी भारत के महान्यायवादी को। ए इज ए राइट आंसर। संविधान के आर्टिकल 76 के अंतर्गत भारत के महान्यायवादी के पद का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति के द्वारा महान्यायवाद की नियुक्ति होती है और यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद को धारण करता है। महान्यायवादी की बात करें तो यह देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है जो कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखता है और यह भारत सरकार की विधि मामले में ऐसे विषयों पर सलाह देता है जो राष्ट्रपति के द्वारा सौंपे गए हों। और अगर इसके पावर की बात करें, इनकी शक्तियाँ क्या क्या हैं भारत के महान्यायवादी की, तो उन्हें भारत की किसी भी अदालत में सुनवाई का अधिकार रहता है और संसद के दोनों सदनों एवं समितियों में जा सकते हैं, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं होता है। महान्यायवादी को संसदीय विशेषाधिकार अर्थात जैसे सांसदों को अधिकार मिले होते हैं, ठीक उसी प्रकार महान्यायवादी को भी सभी अधिकार मिले होते हैं। और इनके कार्यकाल की समाप्ति की बात करें, इनका कार्यकाल जो होता है वह निश्चित अवधि का नहीं होता है। अगर इनकी कार्यकाल की समाप्ति की बात करें तो इन्हें राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है या राष्ट्रपति को ही अपना त्यागपत्र सौंप दें तो इनके पद से मुक्त हो जाएंगे, या सरकार यानी कि मंत्रिपरिषद अपना त्यागपत्र दे दें। तो ये रहा हमारा प्रश्न नंबर तीसरा, तो इसका राइट आंसर हो गया ए। प्रश्न नंबर 4 की बात करें तो नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किया गया था। किस आम चुनाव में किया गया था? तो ए 1987 के, बी 1988 के, सी 1989 के या डी 1990 के? तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि 1989 के। सी इज ए राइट आंसर। भारतीय संविधान के 61वें संविधान संशोधन 1988 के तहत आर्टिकल 326 का संशोधन करके मताधिकार की जो आयु थी वह 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई और इस आयु वर्ग के मताधिकार का प्रयोग पहली बार नवंबर में 1989 में 9वीं लोकसभा के आम चुनाव में किया गया था। तो पूछे अगर कौन सी लोकसभा के चुनाव में किया गया था, तो 9वीं लोकसभा के चुनाव में और 1989 में। अब हम देखें आर्टिकल 326 क्या कहता है। तो आर्टिकल 326 कहता है कि लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचन जो है वह वयस्क मताधिकार पर होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, यानी कि 1989 में और 9वीं लोकसभा के चुनावों में
किया गया था इसका पहली बार प्रयोग। प्रश्न नंबर है 5, भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए, संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है। बी, संसद का सर्व प्रमुख कार्य है मंत्रिमंडल का प्रावधान करना। सी, मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित होती है। या डी, मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन में बहुमत का विश्वास प्राप्त रहना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि पूछा हमसे कौन सा कथन सही नहीं है, तो सी नहीं सही है। मंत्रिमंडल में लोकसभा यानी कि निम्न सदन और राज्यसभा जो कि उच्च सदन भी कहते हैं के सदस्य शामिल हो सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति इन दोनों सदनों का सदस्य नहीं है, ना तो वह लोकसभा का है और ना ही वह राज्यसभा का है, फिर भी वह मंत्रिमंडल का सदस्य हो सकता है, बशर्ते कि उसे मंत्रिमंडल के सदस्य के पद ग्रहण करने के 6 माह के पश्चात दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य बनना होगा, और यदि वह ऐसा नहीं करता है तो उसकी जो सदस्यता है वह समाप्त हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो गया सी, मतलब कौन सा सही नहीं है, तो मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित होती है। तो ये रहे हमारे 2011 के लगभग पॉलिटी के 5 प्रश्न पूछे गए थे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।